तो जाहिर सी बात है कि विश्व को ये बात समझ में तो आने लगी है ना कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है उसके विकास का रास्ता रोकने के लिए, ठीक। मगर इस पे कितने लोग सहमत होकर काम कर पाएंगे ये अभी देखने की बात होगी। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि जब भी ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं, वहां पर अब क्लाइमेट चेंज का जिक्र जरूर होता है, पर्यावरण के संरक्षण का जिक्र जरूर होता है, लेकिन कितना आगे आप बढ़ते हैं ऐसे बड़ी मीटिंगों में जो फैसले ली जाते, कितना आगे बढ़ते हैं, इस पर नजर बनाए रखने और गड़ाए रखने की जरूरत है। उज्जवल चुग हमारे साथ जुड़े हुए एआई एक्सपर्ट हैं आप। उज्जवल चुग, मैं जानना चाहता हूं इस G20 बैठक से एआई के तौर पर आप क्या देखते हैं, भारत को क्या हासिल होने जा रहा है? सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, G20 बैठक में अगर हम एआई के इंटीग्रेशन को देखें तो ये एक बहुत बड़े स्तर पे आगे एक ऐसा विजन खींचने वाली है जो भारत को एक बहुत बड़ी सोने की चिड़िया बनाने वाला है, ये बात कंफर्म है। और इसकी कहीं ना कहीं अगर आप रूट्स देखेंगे वो रख दी गई है, क्योंकि अगर हम G20 का अध्याय देखें जो सन 1999 में बनी थी, ये बनी ही इस मकसद से थी जो 90s में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को कर्व कैसे करना है, तभी वो 7 कंट्रीज, पहले ये G7 होता था, फिर ये G20 बना। तो अगर आज हम बात करें आज के युग में जहां पर भारत का फिनटेक इतना आगे बढ़ चुका है और इवन क्रिप्टोनाइजेशन की बात आ गई है कि कैसे हमने क्रिप्टो को रेगुलेट करना है, तो एआई की जब बात आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो और फिनटेक में पूरे इंटीग्रेशन में है। जो हम नेक्स्ट लेवल पर देख रहे हैं कि भारत का विकास जो हो रहा है और जो नेक्स्ट लेवल पे भारत एक वर्ल्ड को लीड करेगा, और ये G20 उसका एक साक्षात बहुत बड़ा प्रमाण है, जहां पर भारत ने बहुत अच्छे मूव्स लिए हैं जब उसको प्रेसिडेंसी मिली है। प्रेसिडेंसी का मिलना एक, क्योंकि वो रोटेट होती है, आज भारत के पास है, अगले साल ब्राजील के पास होगी, मगर जो उसको स्मार्टली यूज करके भारत ने बहुत अच्छे मूव लिए हैं, उसमें एआई नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा हमारे इस पूरे के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के पूरे भारत को, फिनटेक को बहुत बड़ा आगे पुश मिलेगा। और अगर हम बात करें एआई आज के नेक्स्ट युग की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो बिना एआई के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, और उसमें क्रिप्टो का बहुत बड़ा रोल है जिसको रेगुलराइज करने की ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो ये G20 समिट जिसमें भारत ने इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को लेकर के आया है और इस मुद्दे को लेकर के आया है, और भारत को पहली बारी ऐसा बड़ा मौका मिला है। कहते हैं ना, हर इंसान का वक्त आता है बट मायने ये रखता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो भारत ने उस चीज को दिखा दिया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम कितना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, के विक्रम राव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। राव साहब, हमें बताइए कि इस मीटिंग्स में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि आपने एक साथ जो है पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया और चाइना को भी संदेश दे दिया, कुछ हद तक तो रूस रशिया के लिए भी संदेश है। मैं जानना चाहता हूं इसका पॉलिटिकल एंगल भारत में आप किस तरह पर देखते हैं? ये दोनों नजरियों से देखे हम लोग, कूटनीति और राजनीति। कूटनीति के हिसाब से मेरे ख्याल से इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण वाकया है, घटना है सबसे महत्वपूर्ण। क्यों चिंता की बात यह रही कि हमारे 2 पड़ोसी इसमें शामिल, सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो रहे हैं, चीन और पाकिस्तान। होते ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन उनकी गलती है, दुनिया जानती है। भारत की तरफ कोई कोताही नहीं है और कोई गैर जिम्मेदारी नहीं रही। मोदी ने काफ़ी कोशिश की कि दोनों देश आएँ, अब उनकी इच्छा ना आए वो लोग। तो राजनीति तो ये हो गई है। इसी से जोड़ के टेररिज्म, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा परेशान देश है आतंकवाद की वजह से। हम लोग भुगतते रहे पिछले 50-60 साल से। तो पाकिस्तान चीन दोनों से सीमा का अतिक्रमण और आतंकवाद का खतरा रहा है। तो ये अगर चर्चा होती, सम्मेलन में दोनों आते, तो शायद कोई समाधान निकलता। लेकिन मैं बताऊँ आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक वाक्य में सारा शीर्षक दे दिया। उन्होंने कहा सही समय पर सही देश को ये मौका मिला है मेज़बानी करने का। वाकई में सुना कि एक शब्द से एक इतना बढ़िया संदेशा, बढ़िया खबर गई दुनिया को, मानवता को, कि भारत को योग्य है। हाँ, यहाँ हम लोग के लिए 2 बातें ज़रूरी हो जाती हैं, एक तो ऊर्जा, दूसरा पर्यावरण। पंकज भाई ने बड़ा अच्छा कहा पर्यावरण बारे में। हम लोग इस वक्त बहुत भुगत रहे हैं, खासकर पहाड़ों पर। तो दुनिया के जो पहाड़ के देश हैं, इनको हमारी मदद के लिए सोचना पड़ेगा।
कि सबसे पुराना हिमालय पर्वत रहा है, और क्या हालत हो आज हो गई वह। हम लोग अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे बद्रीनाथ केदारनाथ पे, ऐसी नौबत आ गई है। तो मेरे ख्याल से इस सम्मेलन से एक संदेशा जरूर जाएगा कि जो देश बड़े बड़े पहाड़ वाले देश हैं उनमें कोई एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बने ताकि इस प्रकार की क्लाइमेटिक प्रॉब्लम क्राइसिस न हो। दूसरा, ऊर्जा के बारे में अब वक्त आ गया है भारत को भी ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी, हम कोयले पे ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं, और बाकी ऊर्जा के स्रोत क्या हैं इन पे भी गौर करना होगा। तो तमाम देश 126 देश जो आ रहे हैं, एक प्रकार से योजना बनी चाहिए, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से जो वन अर्थ वन फैमिली का है उसके हिसाब से एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक्स, अर्थनीति पे विकास पर भी एक योजना बने, इसकी अपेक्षा हर भारतीय को कम से कम रहेगी। ठीक है, प्रोफेसर रजनीश क्लेर, हमें समझाइए कि ऋषि सुनक के बयान का जिक्र हमारे साथ के विक्रम राव जी ने भी किया। वो कह रहे सही वक्त पर सही देश को नेतृत्व मौका मिला है प्रेसिडेंसी का। मैं ये जानना चाहता हूं क्या इसके पीछे की वजह यह है कि ब्रिटेन भी इकोनॉमिकली बहुत डाउन था, अभी कुछ चीजें बेहतर हुई है। पूरे दुनिया में देखें तो बहुत सारे देश ऐसे जहां पर माइनस ग्रोथ रेट में और है तो 1-2% के आसपास है। भारत 6% से ऊपर के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्या उनका संदेश ये था कि भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश है, अर्थव्यवस्था है, इस वजह से उन्होंने ये बात कही? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल से मैं सहमत हूँ। इस टाइम सेकंड नंबर पर रहा है। लगभग बहुत सारी जो इकोनॉमीज हैं वो जूझ रही हैं, वो 2% से भी ऊपर नहीं जा पा रही हैं। भारत ने जो है वो 6% से भी ऊपर जो ग्रोथ दिखाई है। लगभग अगर हम रियल ग्रोथ पे भी जाएंगे तब भी हम लगभग बहुत अच्छा, हमने प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि हम ग्लोबली कंसर्न हो रहे हैं, और पूरा ग्लोब हमारी तरफ को देख रहा है। पूरा जो और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमारी तरफ देख रही हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में भी देखें आप, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आपका। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी चुग साहब भी बता रहे थे कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, एआई का मौका आ गया है, आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो रही है। सो उस टाइम पर अगर आप देखें तो जो भारत है वो सबसे आगे लीड कर रहा है इन सब चीजों में। यूपीआई में आप देखिए सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं हम इस टाइम पर, और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे फाइनेंशियल डिजिटल जो डिस्प्ले है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। फिनटेक में हम नंबर 1 होते चले जा रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6th जनरेशन ऑफ दिस नेटवर्क। तो हम जो है वो जो इकोनॉमी जो है हमारी वो इंटीग्रेशन की तरफ ज्यादा हो गई है, प्रॉस्पेरिटी उससे आ रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो जो पूरा प्लेनेट जो है अब लगभग भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। ठीक है, प्रोफेसर संजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजीव, हमें बताइए कि चाइना का तो एक प्रोजेक्ट की बात होती है, लेकिन आज जो है एक और कॉरिडोर की बात की गई है जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर है क्या और किस तौर पर भारत को और पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट को इससे फायदा मिल सकता है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो कॉरिडोर की बात हो रही है, एक्चुअली में इस कॉरिडोर को एक काउंटर की तरफ देखा जा रहा है जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने अपना किया था। इसके जरिए इंडिया मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप में अपना जो है टी, कॉफी, रबर, टेक्सटाइल्स या ग्रीन एनर्जी या रेल लिंक्स या गैस पाइपलाइन, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन, उसमें उसके साथ वो ट्रेड कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, और इसमें वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना वो फायदा कर सकता है। और साथ ही ये सारे रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है जो कि लार्जर पार्ट ऑफ द ग्लोब है। तो इसके जरिए वो एक तरह से वो अपने ट्रेड के रूट्स को भी खोल रहा है जहां पर ये कंट्रीज, एक रीजन जो एक साथ आएंगी, और साथ ही चाइना को भी काउंटर कर रहा है जहां पर चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए अपना अथॉरिटी ग्लोबल साउथ में देखने की कोशिश कर रहा है। जी, तो भारत को भी और पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है ये, आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि जो सिल्क रूट हम देख रहे हैं उसी का ऑल्टरनेटिव इसको देखा जा रहा है, और ऐसा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस बात को सजग किया गया है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इस बात की जो है पुष्टिकरण की है, जहां पर इसके जरिए हम एक बहुत बड़ा रीजन को कनेक्ट कर पाएंगे। और डेफिनेटली जब हम कनेक्ट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एनर्जी के रूट्स को हम खोल रहे हैं, जहां पर हम पुराने सिल्क रूट के जरिए उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं।